तो ये मैंडेटरी 2024 जुलाई से है और प्रॉपर्टी आईडी का प्रमाण सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में आवेदक परिवारों के वाच्य पते की उचित सत्यापन और प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर्टी आईडी अनिवार्य है। तो मेरा यहाँ है कि जो किराएदार बैठे हुए हैं जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उसका प्रमाण पत्र जो बनेगा, अब मकान मालिक ना तो उसको अपनी आईडी बताने को तैयार है और ना ही वो देता है उसको अपनी आईडी, क्योंकि हो सकता है मकान मालिक एक अमीर आदमी है, उसको कोई सरकारी सुविधाएं लागू ही नहीं होती उसके ऊपर, उसकी आमदन 1,80,000 से ज़्यादा है। लेकिन जो किराएदार है उसकी आमदन बहुत कम है, हो सकता है बीपीएल में है वो, लेकिन जैसे ही वो उसकी आईडी लगाएगा, मकान मालिक से अगर आईडी ले भी ली तो वो अपनी सभी सुविधाओं से वंचित हो जाता है। तो मुझे माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि इसका कोई हल निकाला जाए, क्योंकि उसकी आईडी लगाते ही उसकी सभी सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। जी मंत्री जी, माननीय विधायक जी, पहले तो यदि किराएदार जिस मकान में या जिस दुकान में जिस भी स्थान पर रह रहा है वो अप्लाई करेगा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की उसकी कोई ओनरशिप नहीं बन जाएगी, वो सिर्फ उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। और आजकल तो किराएदार जो रख रहे हैं वो पुलिस वेरिफिकेशन भी कराते हैं, यदि कोई गलती से नहीं कराई या नहीं कराना चाहता कोई बात नहीं है, परंतु इसमें किसी की प्रॉपर्टी की ओनरशिप का कोई मामला नहीं बनता। वो फिर भी कोई दिक्कत, आप जैसे जिस बात की शंका आप जाहिर कर रहे हैं, यदि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा तो 1 हफ्ते में हमारा विभाग उसको वेरीफाई करके उसकी प्रॉपर्टी की आईडी पीपी में जोड़ने का काम करेगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। ठीक है। श्रीमती गीता बुक्कल। क्वेश्चन नंबर 107 सर। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मेरी बहन गीता बुक्कल ने जो सवाल किया है उन 9 भागों में सबसे पहले जो सीरियल नंबर जो 2 है, जोंदी गांव में शिव मंदिर के समीप तालाब में के लिए 212.31 लाख रुपए की राशि प्रकाशीय स्वीकृति 7/12/2022 को जारी कर दी गई है तथा 22 को, तथा इसकी निविदा अभी प्रक्रिया में है। सेकंड, गांव भूरावास एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन पवित्र तालाब, गांव का तालाब में बंगला चौपाल के पास स्थित जोहर तालाब, गांव छुचकवाक में मुख्य सड़क के स्थित खरिया तालाब, गांव खेड़ी खुमार में रामेश्वर तालाब तथा गांव मुंडा एरा में बाबा खूबीदास आश्रम के समीप स्थित हरजी वाला तालाब की सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार हेतु सर्वे तथा ड्राइंग बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और ये प्रारंभिक अनुमान जो एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं। थर्ड में जो गांव ग्वाली सन खटियावाला तालाब, गांव बढ़ानी में देशवाल तालाब तथा गांव बहू के स्थित रामेश्वर तालाब एवं मोटडिया तालाब की सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार की योजना अभी विचाराधीन नहीं है। माननीय मंत्री जी, आपने जवाब दिया कि 2022 में जौंधी का आपने उसमें सैंक्शन कर दिया। मेरा 24 में क्वेश्चन जब लगा था रिप्लाई दिया गया, ये डिटेल्ड रिप्लाई है कि 24-25 में प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, इन तालाबों का जो है ड्राइंग बनाकर इन पे कार्य कर दिया जाएगा। फिर दोबारा से हमने जब क्वेश्चन लगाया लास्ट वाले में, उसमें भी ये जवाब दिया गया कि प्रिलिमिनरी स्टेज पर है और इसकी डिजिटल सर्वे, और उसमें भी उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बार फिर हम सेट लगाया, उसमें भी यही का यही जवाब, और ये जवाब मिला कि जौंधी में जो पैसा सैंक्शन 2022 में कर दिया गया था वो पैसा वापस चला गया है। तो मेरा माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है, हमारे क्षेत्र के जो तालाब हैं उनके लिए हमने बार बार एक मांग की है, क्या स्वच्छ साफ तालाब जिसमें जानवर भी जाते हैं और इंसान भी जाते हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है? गांव खोरड़ा में हमारे 2 बच्चे डूबकर मर गए, उसमें उनकी डेथ हो गई,
और इसके अलावा मुंडेड़ा में एक बच्चा डूबकर मर गया, उसकी डेथ हो गई। और अध्यक्ष महोदय, अमृत सरोवर योजना पर आप इतना ज्यादा जो पैसा लगाते हैं, 3-3 करोड़ रुपया, इतने में तो हमारे झज्जर हल्के के जो तालाब हैं वो ठीक हो जाते। हमारा छूछकवास बाईपास के पास ही जो तालाब है, एक तो बाईपास की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम होती है, दूसरा सारा ओवरफ्लो के पूरी दलित बस्ती वहां से पलायन पर मजबूर हो जाती है, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ कि जो गांव भूरावास का हमारा ऐतिहासिक है, हमने उसको बार बार प्रयास किया, उससे स्किन डिजीज वगैरह भी सही होती है, कि उसको अमृत सरोवर योजना के तहत ले लें। गांव जौंधी का भी इतना पवित्र है, 2022 में पैसिया, आज तक कोई झांका भी नहीं। 68 फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपके मोबाइल पर सर भेज दूंगी। तालाब में बगला चौपाल, चौपाल है, शादी ब्याह फंक्शंस होते हैं, उसके तालाब में हमारे से ऊंचे ऊंचे झाड़ झंकाड़ खड़े हैं, गंद खड़ा है, आज तक उस पर ठीक नहीं हुआ। खेड़ी कुमार का रामेश्वर तालाब आपने कहा, माननीय मंत्री जी, इतनी बार प्रश्न लगाने के बाद आप कह रहे हैं प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये कब तक पूरा हो जाएगा? मुंडेड़ा वाला भी हमारा बहुत ही पवित्र है, गांव के एकदम बीच में है, वहां पर बच्चे खेलते हुए चले गए, डूब गए, कई दिन तक डेड बॉडी नहीं मिली। वहां पर जो है, तो मैं जानना चाहूंगी अच्छा आपने बताया ग्वालिसन का जो तालाब है वो स्कूल की दीवार लगती है। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल और केवल चाहूंगी कि कब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, 3 हमने बताया है कि 3 हमारे को जवाब दिए गए प्रिलिमिनरी पे है। मैंने आज अभी पता किया है, कोई भी अधिकारी वहां पर झांका ही नहीं और कोई किसी भी तालाब पर एक ईंट भी नहीं लगे। कृपया समयबद्ध तरीके से बता दें। अध्यक्ष जी, जैसे मेरी बहन ने जिक्र किया कि मैंने सुंदी गांव का जिक्र किया, हमने उसका टेंडर लगाया, वर्क ऑर्डर किया, काम शुरू भी किया, लेकिन उसमें जो वाटर लेवल है इतना ऊंचा पानी आ गया, जिसकी वजह से टेंडर को काम को बंद करना पड़ा। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिस्ट ग्राउंड वाटर जो सेल रोहतक है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का, उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई है। जैसे छुच्छकवास है, वहाँ का वाटर लेवल 0.6 मीटर है। इसी प्रकार से बहु गांव में जो रामेश्वर तालाब है, वहाँ का 1.70 मीटर है। और ग्वालिसन खटियाला तालाब है, वहाँ पर 0 बिल्कुल पानी ऊपर है। इसी प्रकार से मुंडा हेरा, जो बाबा खुशीदास आश्रम का जो तालाब है, उसका 0.87 मीटर है। इसी प्रकार से गांव बुरावास का 1.0। मैंने उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने, आज मैंने इनसे डिस्कस किया था, इन्होंने कहा है हम जो तालाब है इनके बारे में विभाग को निर्देश देंगे, कोई भी जस्टिफिकेशन बनाए इरिगेशन डिपार्टमेंट और मेरा डिपार्टमेंट इनका समाधान निकाल लेंगे। ठीक, श्री शीशपाल। बिटवीन द 2 डिपार्टमेंट्स, तो आप ये बता दें कि ये हमारे तालाबों की स्थिति, सफाई, रेनोवेशन, 4 दीवारी, गौ घाट कौन सा विभाग करेगा? आज तक कंफ्यूजन है, बार बार हमने कई कमेटीज में लगा लिया, विधानसभा में लगा लिया। आप कृपया करके बता दें कि सिंचाई विभाग करेगा कि माननीय मंत्री जी इसको पंचायत डिपार्टमेंट करेगा? अध्यक्ष जी, पहले जो पौंड अथॉरिटी थी, इरिगेशन और पंचायत डिपार्टमेंट दोनों मिलकर करते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो पौंड अथॉरिटी का कार्य है पंचायत डिपार्टमेंट को दे दिया है, अब मेरा विभाग देखेगा। ठीक, श्री शीशपाल केरवाल। सर, क्वेश्चन नंबर 108। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष जी, जो मैंने क्वेश्चन लगाया था वो जो मुसावाला से लेके खेरका तक जो घग्गर नदी है उसके दोनों तरफ सरकारी बांधों पे सड़क बनाने का था। सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा मंत्री जी को कि खेरेका से ऑटो हेड तक दोनों तरफ रोड बन चुके हैं, और ये जो टुकड़ा बचा है जहाँ नहीं बना, इसके कारण जब भी बारिश का समय होता है घग्गर का पानी यहीं से टूटता है, और सबसे ज़्यादा जो फंड्स हैं सरकार के, उस वक्त सरपंच द्वारा या प्रशासन द्वारा दोनों बांधों पे हर साल मिट्टी पे करोड़ों रुपए लगते हैं। इतने में ये सड़क पक्की हो जाएगी, और जब वहाँ जब पानी आता है, घग्गर जब टूटता है तो पानी वहाँ पे जब आता है तो वहाँ पे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है।
तो मेरा मानना है कि जब पीछे पंजाब आता है, पंजाब वाली साइड भी बना है सर, और आगे जहां रानिया क्षेत्र में O2 साइड है वहां भी बना है, तो ये बीच का है टुकड़ा है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और बनाइए। ये इसमें सरकार का भी बेनिफिट है और लोगों को भी बहुत बहुत सुविधा मिलेगी। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि गांव मुसाहिबवाड़ा और खेरका के जो रास्ते हैं वो एक साइड तो घग्गर के 25 किलोमीटर की दूरी से और एक साइड 21 किलोमीटर की दूरी से दोनों साइड बने हुए हैं। और जो PWD और मार्केटिंग बोर्ड और जो हमारे NHI है उसके रोड इनके दोनों साइड जो बने हुए हैं, और उस हिसाब से यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि वो जिस बांध की ये बात कर रहे हैं, ये जो ड्रेन है वो काफ़ी चौड़ी हो जाती है बरसातों के दिनों में, और वहाँ पे जो बांध है वो केवल सरकारी नहीं है, सारे के सारे बीच बीच में प्राइवेट लोगों के वो हैं, इसलिए प्राइवेट लोगों की जगह पे सरकार सड़क नहीं बना सकती। सर मैं ये बता, जो मैं जिस बांध की मैं बात कर रहा हूँ सर, वो हाँ छोटा सर, वो सरकारी बांध है, बिल्कुल सरकारी बांध है। अगर प्राइवेट बांध है तो हम जो कहोगे जमीन हम अवेलेबल करवाएंगे, और आप इसमें ये लीजिए कि हमने बनाना है, तब तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा सरकार के लिए भी और लोगों के लिए। ठीक, कोई बात को नहीं। माननीय सदस्य श्री राम कुमार गौतम। 109 सर। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जी हाँ, गांव डाटरथ में एक PHC का निर्माण बिल्कुल विचाराधीन है, और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसका जो भवन के निर्माण के लिए नक्शा था वो 19/2/2026 को अनुमोदित किया है। और मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि पंचायती राज डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के सहकार्य से ये टेंडर प्रक्रिया 30 अप्रैल तक शुरू हो जाएगी। ये जो रिप्लाई आपने दिया है ये बड़ा वेग रिप्लाई है। एक तो इसका जिला परिषद से क्या कनेक्शन, जिला परिषद PWD बनाती है, या तो जिला परिषद का आपने कहा है, इसमें लिख के दिया है कि जिला परिषद को कहा है भाई नक्शा बनाओ, राज डिपार्टमेंट से बन रहा है, कॉस्ट बनाओ इसका, तो ये तो जिला परिषद का तो मेरे ख्याल से कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन चलो फिर भी आपने टाइम बाउंड कहा है, वो प्रक्रिया उनके माध्यम से, उस मैं विभाग बस से होगी। पंचायती राज डिपार्टमेंट से ये भवन का निर्माण होगा, टेंडर प्रक्रिया वो करेंगे। प्रक्रिया में वो PWD। जी ठीक ठीक। श्री गोकुल सेतिया। क्वेश्चन नंबर 110 जी। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, विधायक जी ने ये पूछा DSR, वैसे स्पीकर सर आर का मतलब तो राइस होता है, राइस का बीज नहीं होता, धान का बीज होता है। वो इसमें इन्होंने ये पूछा भी कितने किसानों को लाभान्वित किया गया। इसमें 27,378 किसानों को इसमें पत्र पाया गया और 18,007 को 40 करोड़ 36 लाख रुपया दे दिया माननीय नायब सेठी जी की सरकार ने। और ये पूछ रहे हैं अभी कुछ रह गए, 18-19 हज़ार रह गए। इन्होंने ये सवाल पूछा, 18-19 हज़ार नहीं रहे स्पीकर सर, 9,371 किसान रहे, उनका 19 करोड़ 6 लाख रुपया अभी भुगतान करना वो इस वजह से था क्योंकि इसका कारण क्लाउड सर्वर पर साइबर हमले के कारण रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सुरक्षित डाटा क्लस्टर को अलग किया जा रहा है। जैसे मैनुअल लड़ाई हो ना हमारी कई बार आमना सामने, ये साइबर वाले भी करते हैं। इसमें इस झगड़े में ये गुम हो गए, इनके नाम गुम हो गए, और इस तरह से अब इसको 1 महीने के अंदर हम ये बकाया राशि भी दे देंगे। सर, इसके अंदर जो कमी आ रही है IFSC आधार लिंक में कोई कमी है, कोई भूमि रिकॉर्ड गिरदावरी में कमी है, कुछ बैंक द्वारा राशि जो वापस होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसमें कुछ तकनीकी कुछ दिक्कतें हैं। तो तकरीबन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोई 116 करोड़ के जो बीमा है वो अभी पेंडिंग है 2024 से लेके 2025 तक, जो कपास, बाजरा और धान के हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द
जो बीमा क्लेम है वो कंपनियों को आदेश देके और किसानों का जो है वो उनको मिलना चाहिए। ठीक। स्पीकर सर, ये क्वेश्चन तो इसका था ही नहीं जो पूछ रहे हैं ये, बाकी फिर भी ये पूछ रहे हैं तो मैं इसका कहता हूँ भी ये भी हमने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया और जल्दी हो जाएगा वो। ठीक, नहीं ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन हो जाते हैं, पर उन्होंने फिर भी उन्होंने बोल दिया। ठीक, चौधरी अकरम खान। सर, क्वेश्चन नंबर 111। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यमुनानगर जिले के छछरौली में सोम नदी पर मौजूदा पुल के स्थान पर नया पुल के बारे में पूछा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो सोम नदी पर पुल है वो NH 73A और नया इसको NH 907 के जगाधरी पाउंटा साहिब रोड खंड पर है, जो NHI के अधीन है। अभी क्योंकि NHI ये प्रश्न लगाया तो NHI के चंडीगढ़ PIU है, उन्होंने सूचित किया है कि केड़ जंक्शन से ताजावाड़े तक बनने वाले 4 लेन ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के जरिए छछरौली को बाईपास किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस बाईपास पर सोम नदी पर एक नया 4 लेन पुल भी बनाया जा रहा है। जो नया 4 लेन बनने के बाद में ये जो ट्रैफिक है वो सारा का सारा ज़्यादातर ट्रैफिक जो है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि क्योंकि माननीय सदस्य का ये मानना होगा कि ये कंजेस्टेड पुल है, इसीलिए शायद इन्होंने नए पुल की बात कही है। जब 4 लेन एक और पुल बन जाएगा सोम नदी पर बाईपास का, तो इस पर अपने आप ट्रैफिक कम हो जाएगा। सर, ये सोम नदी का जो पुल है ये 3-4 दफ़ा रिपेयर हो चुका है, और ये मंत्री जी ने जो कहा है कि बाईपास बन रहा है, ये बात सही है, 4 लेन बन रहा है, लेकिन उसके अलावा इसके बनने के बावजूद भी जो ये पुल है इस पर बहुत सा इलाका लगता है, इस पर माइनिंग जोन का भी इलाका लगता है, और किसान की जो गन्ने की फसल वगैरह आती है, मिल के लिए आती है या गन्ना सेंटर पे आती है, वो भी इसी पुल से आएगी उसके बनने के बावजूद। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पुल को, क्योंकि ये 3-4 दफ़ा पहले ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है और इसकी हालत खस्ता है, इसको बनाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि ये 4 लेन बनने के बाद में उसके बाद में इस पर विचार किया जाएगा। ठीक, चौधरी निर्मल सिंह। 112। मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, निर्मल सिंह जी ने सवाल पूछा है कि अम्बाड़ा में कोई IMT बनेगी, तो उसका जवाब है कि हाँ श्रीमान जी, उसमें एक हम IMT की स्थापना कर रहे हैं, और इन्होंने कीमत के बारे में भी कहा है। तो वो ई भूमि पोर्टल पर जमींदारों ने अपनी सहमति दी है और 1,55,00,000 रुपए के हिसाब से जमीन के तकरीबन एग्रीमेंट हो गए हैं। कुछ रजिस्ट्रियाँ भी हो गई हैं, कुछ 30-40 एकड़ की कुछ आज हो रही हैं, तो निकट भविष्य में जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। तीसरा सवाल था इनका कि क्या वहाँ रोजगार सरकार देगी, तो साहब जहाँ भी औद्योगिक शहर पनपते हैं वहाँ लोगों को रोजगार नजदीक के आदमियों को तो मिलता ही है। ये आप सर, अगर सरकार की तरफ से इसको जो है श्योर कर दिया जाए कि एक परिवार को नौकरी मिलेगी, ठीक है, रोजगार तो मिलता है उससे, पर अगर उनको इंश्योरेंस कर दें कि भी जरूर मिलेगा तो बेहतर है। दूसरा, जो कीमत रखी गई है वो 2 करोड़ हो तो अच्छा है। और एक मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि इसके इरिगेशन डिपार्टमेंट से NOC ले लिया, क्योंकि ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है। महोदय, इसमें कीमत हम नहीं रख रहे, जमींदारों ने अपनी मर्जी से कीमत तय करके दोनों पार्टियों में जब तय हुई है। दूसरा कि रोजगार की गारंटी हो कि वहां के लोगों को, पिछले मनोहर लाल जी की सरकार में ये कानून लाए थे, हाई कोर्ट में वो स्टे है, जब वो स्टे टूट जाएगा तो वो भी हम कानून ले आएंगे, लेकिन अब तो हाई कोर्ट में स्टे, इसलिए हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। NOC लिया इरिगेशन डिपार्टमेंट से, जब डेवलप करेंगे तो सारी चीज हो जाएगी, आप चिंता मत करो। IMT अम्बाड़ा में निर्मल सिंह जी एक नहीं, हम 2 IMT बना रहे हैं, नारायणगढ़ में भी बना रहे हैं। बट आपसे ज्यादा चिंता सरकार को, नायब सैनी जी को ज्यादा चिंता ये खुद कर रहे हैं, 2 IMT बना रहे हैं अम्बाड़ा में। ठीक है, वो तो उस प्रक्रिया का हिस्सा IMT रहेगा। बना आदित्य देवीलाल। क्वेश्चन नंबर 113। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है 2 भागों में,
और इसका उत्तर वैसे तो पटल पे रख दिया गया है, लेकिन दीनदयाल आवास योजनाएं जो हैं उसका नंबर पूछा है कि टोटल कितनी 2016 से अब तक कितनी प्रदेश के अंदर इशू हुई है, तो 760 जो है लाइसेंसेस दिए गए हैं, जिसके तहत 7,618.9 एकड़ भूमि उसमें दी गई है। और इसके अलावा इन्होंने पूछा है दूसरा क्वेश्चन कि कितने सेक्टर एचएसबीपी ने 2014 से 2026 के अंदर डेवलप किए, उनमें डेवलपमेंट का काम किया, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा कि 56 सेक्टर्स और 5529.20 जो ज़मीन है, भूमि है, वो डेवलप करने का काम एचएसबीपी ने किया है और उसका पूरा ईयर वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा ब्यौरा दिया हुआ है। अध्यक्ष जी, 2016 से 2026 10 वर्ष में 760 लाइसेंस दीनदयाल के दिए गए। 2014 से 2026 जो सेक्टर डेवलप हुए हैं हुड्डा के, वो 56 हुए हैं। अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है सप्लीमेंट्री कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 1970 में बनाई गई थी, जिसका 2017 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम से जिसका नाम बदल दिया गया। अध्यक्ष जी, 1970 से लेके और 2016 तक जो मकान प्लॉट दिए जाते थे, उसके अंदर पूर्व में आरक्षण श्रेणियां थी, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक / रक्षाकर्मी, युद्ध, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी। आदित्य जी, ये आपके प्रश्न का हिस्सा नहीं, सप्लीमेंट्री है सर, ये इसी का ही है। सप्लीमेंट्री तो इसी में से निकलना चाहिए ना, जो मूल आपका है उसमें से निकलना। मूल में से ही निकाला है सर। नहीं, वो तो कहीं और ही जा रहा है। नहीं जा रहा सर, ये कि जो कैटेगरी जानकारी मांगी सर, जो उन्होंने दे जो दीनदयाल के अंदर, है तो जो दीनदयाल के अंदर थोड़ा आम अलग लोगों को तो प्लॉट मिल ही नहीं रहे सर। तो आप पॉलिसी पे, आम लोगों को तो प्लॉट ही नहीं मिल रहे सर। आप वो मैंने सप्लीमेंटरी यही कहा है कि सर दीनदयाल अफोर्डेबल हाउसिंग थी सर। स्पेसिफिक उसी सर अफोर्डेबल हाउसिंग थी कि आम लोगों तक मकान दिए जाए, सबको मकान में। सर लेट मी कंप्लीट, मंत्री जी मेरे को कंप्लीट कर देते हैं। ये प्रश्न का हिस्सा नहीं है सर, अफोर्डेबल मैं कहता हूं उसको शॉर्ट में बिल्कुल, लेकिन सर इसमें आम लोगों को प्लॉट ना दे करके इसकी ऑक्शन होती है और ऑक्शन के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर के रेट जाते हैं सर। आम व्यक्ति कहाँ से मकान ले लेगा सर? अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की जो चिंता है, वैसे तो आपने सही कहा कि ये इसका सप्लीमेंट्री नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी जवाब देना चाहूँगा कि वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो 2013 के अंदर एक अलग योजना थी, जिसके रेटों को सरकार ने बिल्कुल स्पेसिफाई करने का काम किया और उसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। उसके अंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, पिंजौर जो हाई पोटेंशियल जोन है उसके अंदर 5,000 रुपये, और जो अदर हाई एंड मीडियम पोटेंशियल जोन है उसमें 4500 रुपये, और लो पोटेंशियल जोन के अंदर 3800 रुपये का प्रावधान किया गया है। उसके अंदर जो भी व्यक्ति हैं, समाज के किसी भी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक कैटेगरी निश्चित की गई है अफोर्डेबल हाउसिंग की। और जो दीनदयाल आवास योजना है वो फ्री विल है, उसमें किसान भी बाउंडेड नहीं है कि इस रेट में जमीन देगा। किसान किसी भी रेट में जमीन दे, जिस रेट में किसान जमीन देगा उसी के अनुसार वो प्लॉटों की कीमत निकलेगी और लोगों को फ्री विल है खरीदने के लिए। लेकिन वो छोटे छोटे प्लॉट 150 मीटर तक के उसके अंदर बनाए गए कि जिससे गरीब लोगों को, एक मीडियम क्लास लोगों को वो आवास योजना का फायदा हो सके। श्री विकास सारंग 114। जी मंत्री जी, ये भी माननीय सदस्य ने 2 भागों में प्रश्न पूछा है, इसका पूरा विवरण पटल पर रख दिया गया है। स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि 9 साल हो चुके हैं, ये 2016 में काम स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद जब चौधरी जयप्रकाश जी वहां से इंडिपेंडेंट एमएलए होते थे, और मैंने तीसरी बार क्वेश्चन लगाया, एक बार स्टार्ट एक बार अनस्टार्ट, और अभी भी इसमें लिखा हुआ है कि जो काम होगा वो जल्दी चालू हो जाएगा। बिडर्स अभी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और अभी तक टेंडर अलॉट नहीं हुआ है। इतना लंबा समय क्यों लग गया? इसका टाइम बाउंड किया जाए इसको। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा, जो कि बारात घर का जो निर्माण था, अध्यक्ष जी पहले वो 900 मीटर पर होना था और उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन, पूरा डीपीआर 900 मीटर के हिसाब से बनाया गया
उसके बाद उसका एरिया बढ़ाकर 8750 स्क्वायर मीटर कर दिया गया। तो अब 8750 मीटर जो किया है, 900 मीटर के अंदर जो एरिया था उसके अंदर 1,84,00,000 का 1,87,71,462 रुपए का काम कंप्लीट भी हो चुका है। जो नया एडिशनल एरिया बढ़ाया गया उसको नया मॉडिफाई किया गया, उसकी 4 दीवारी भी हो चुकी है, लेकिन उसका बजट और बढ़ गया क्योंकि एरिया बढ़ने के बाद उसका बजट जो है अब यहाँ पर 2,49,63,60,000 रुपए और उसका बजट एनहांस हुआ है। तो उसके लिए डीपीआर बनाने के लिए, उसका नक्शा बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। पहला वाला उसके लिए उनका बिड भी आ गई है, 6 लोगों ने बिड किया है और कल उसको टेंडर को हम लोग खोल देंगे और जल्दी इसको बनाने का काम करेंगे, क्योंकि प्लानिंग के बगैर कैसे बनेगा। अगर प्लानिंग के स्टेज पर जब नया एरिया बढ़ गया है तो उसे प्लान भी कराना पड़ेगा, तो इसलिए जल्द से जल्द करने का काम करेंगे। ठीक है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 900 गज का जो एरिया था ये, उसमें उसे कंप्लीट कर देते, जो ऐड करना था वो आगे होता रहता। नहीं, इतना टाइम थोड़ा ही होता है सर, 2 साल लगे। आश्वासन दे दिया आपको, किसी वजह से जो उस एरिया को इंक्रीज किया गया, 8750 मीटर जो इंक्रीज किया गया, किसी वजह से क्या होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही नया मास्टर प्लान बनेगा। ठीक है, आपने श्योर कर दिया, जल्दी होगा, जल्दी करो। श्री मनमोहन बढ़ाना, ठीक, श्री मनमोहन बढ़ाना, श्री सतपाल जांबा 116। श्रीमान जी, माननीय सदस्य ने कबड्डी अकादमी के बारे में पूछा है। जिला कैथल के पाई में कबड्डी अकादमी भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका 90% काम पूरा हो चुका है। खेल विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग को 7,14,00,000 रुपए इसके लिए जारी किए थे। इस राशि के अंतर्गत सिविल और बिजली कार्यों के लागत वृद्धि से जो स्वीकृति पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकार को भेजी हुई है, उसका प्रस्ताव जो कि विचाराधीन है, स्वीकृति प्राप्त होते इसके 2 माह के अंदर इसको पूरा कर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, ये सीएम अनाउंसमेंट है 2017 की और इस पे काम शुरू हुआ सितंबर 2019 और 90% काम जो कंप्लीट हुआ वो सितंबर 2020 तक। 2020 से लेके 2026 तक वो 10% ही काम पूरा नहीं हुआ। आज वो एकेडमी बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुकी है और वहाँ पे बहुत जंगल उग चुका है। जितनी बिल्डिंग बनी थी उससे बड़े वहाँ पे पेड़ उग चुके हैं। गांव पंचायतें कहती है या तो पूरा करो या जमीन वापस करो। ठीक, माननीय अध्यक्ष जी, इसका 3,58,00,000 का टेंडर लगा था, फिर बाद में वो 5 करोड़ के ऊपर चला गया। एनहांसमेंट के लिए सरकार के पास प्रस्तावित है, उसको एनहांसमेंट करने के बाद और पूरे 7,12,00,000 रुपए उसमें लगा दिए जाएंगे। ठीक जी, मैं इसके अंदर एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो काम चलते हैं उस काम के बाद उसकी एक्सपेंशन कर देते हैं बिना बताए। और अब हमने निर्णय किया है कि अगर किसी की एक्सपेंशन भी होगी तो बाकायदा उसका अलग टेंडर लगेगा। हम ऐसे कोई एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ये मैंने विभागों को भी कहा है, सभी अधिकारियों को भी कहा है कि किसी भी टेंडर जो हुआ है जिसकी अलॉटमेंट हो गई है, अगर उसके अंदर एक्सपेंशन कोई करना चाहता है तो दोबारा टेंडर लगाए। तो वैसे नहीं उसका होगा, क्योंकि बार बार बड़ी समस्या आ रही है माननीय अध्यक्ष जी इसके कारण से, क्योंकि टेंडर लग जाता है, जितना बजट है उसके बाहर चले जाते हैं, फिर वो हनासमेंट में आता रहता है, वो बड़ी दिक्कतें आ रही है। श्री तेजपाल तंवर 117। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तावड़ू शहर में बाईपास निर्माण के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो मेरा जवाब है हाँ श्रीमान जी। ये बाईपास एनएचआई के लिए एनएचआई के पास गया हुआ है, मूर्त में गया हुआ है, यहाँ वहाँ से मंजूरी होने के बाद में इसको बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि तावड़ू में हमारे 3 सेक्टर हुए पड़े हैं, वो अभी विकसित नहीं हुए हैं। हमारा जो तावड़ू और रिवाड़ी रोड है उससे 60 फुट का रास्ता है, उसको पटौदी रोड में जोड़ दिया जाए। वो बाद में जो आप कह रहे हैं वो आगे होता रहेगा। फिलहाल हमें ये बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी, बिल्कुल ज़मीन भी छुट्टी पड़ी है और सिर्फ आपको बढ़ाना है, कंप्लीट है वो।
वहाँ से उठा के पटौदी रोड पे जोड़ देंगे तो हमारी आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि बाईपास तो हमारा है, लेकिन दोनों तरफ से इतनी भीड़ होती है कि कई घंटे घंटे खड़े होना पड़ता है। मंत्री जी, आदरणीय स्पीकर साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना, माननीय मंत्री जी से कहो कि ये हमारे इस रोड को तुरंत बना। माननीय मंत्री जी, ये बहुत ज़्यादा पैसे का काम भी नहीं है और विकसित भी करना है, वहीं से हो जाएगा हमारा बाईपास। ठीक जी मंत्री जी, उड्डा जमीन एक बार कर मंत्री जी, रखी है, आप उसमें खड़े से होके 60 फुट का रास्ता आप है। कुछ खड़े होकर कहना चाहें तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बाईपास को लेकर के पूछा गया था कि बाईपास के बारे में तो मैं बताना चाहूँगा माननीय सदस्य को कि तावड़ू के दक्षिणी भाग में पहले से ही 3.8 किलोमीटर का और 32.20 किलोमीटर से 36 किलोमीटर तक लंबा बाईपास मौजूद है, परंतु इसके साथ काफ़ी निर्माण हो चुका है जिससे मुख्य शहर से जुड़ चुका है तथा अन्य शहर की तरफ भी बाईपास बनाने की आवश्यकता है। इसमें भिवाड़ी मोड़ से पलवल तक इस मार्ग को 4 मार्गीय बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने का और कार्य सड़क परिवहन यानी NHAI द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें तावड़ू शहर के उत्तरी हिस्से में बाईपास बनाने की योजना शामिल है और इसके लिए डीपीआर बनाने का कार्य 13 जून 23 को कंसल्टेंट को सौंपा गया था। कंसल्टेंट द्वारा बाईपास उत्तरी दिशा पटौदी की ओर के निर्माण की फिजिबिलिटी स्टडी और एनालिमेंट रिपोर्ट तैयार की गई तथा भिवाड़ी पलवल से 4 मार्गीय करने की योजना सहित इस सड़क परिवहन को राजमार्ग मंत्रालय को अनुमोदित करने का प्रस्तुत किया गया। इसके लिए इसको अनुमोदन के लिए 31 अक्टूबर 25 को और 3 जनवरी 26 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 2 बैठकें आयोजित किया जा चुकी है, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जब तक वहां से अंतिम निर्णय लेने के बाद ही इसको बनाया जाएगा। जो आप हुड्डा की जो HSVP की सड़क की कोई बात कर रहे हैं, इसको हम चेक करवा लेते हैं, अगर वो संभव होगा तो उसको बनाने पर विचार करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंत्री जी, आप उसको करवा लो, तो बिल्कुल तैयार पड़ा है, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा और इसमें पैसा भी बहुत कम लगेगा और ज़्यादा लंबा रोड नहीं है, तो इसको कृपा करके बढ़वा दिया जाए। आपका बहुत चौधरी आफ्ताब अहमद। स्पीकर सर 118। जी मंत्री जी, प्रस्तुत है जी आफ्ताब सर। नहीं, जब जवाब आता है, जब की बात अलग है, वैसी बात अलग है। सर, ये बड़ा चिंता का विषय है कि प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट जो है वो है, लेकिन मेरा सवाल इसमें इसके साथ साथ था कि नूह में जो जिले में ड्रॉप आउट रेट है वो बड़ा चिंता का विषय है सर। और उसमें आप देख सकते हो पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप आउट रेट है तो नूह का है सर। नूह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी, और शिक्षा इतनी ज़रूरी है कि उसमें करा जाए, उसका असर ये पड़ता है कि टीचर 50% से टीचर जो है वो नहीं है और उसका असर पड़ता है रिजल्ट पे। मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में सबसे खराब रिजल्ट अगर 12वीं का और 10वीं का आया है तो वो हमारे जिले का है सर। ये बड़ी चिंता की बात है और इसमें मेरे सवाल में जो सुधारात्मक कदम जो उठाने का दर्शाया गया सर, मैं समझता हूं कि वो कदम जो है अपर्याप्त है। सरकार इसमें सबसे पहले तो शिक्षकों की भर्ती जो 50% स्कूल जो है स्वीकृत जो पद हैं वो खाली है, शिक्षकों की भर्ती करें। बहुत वर्षों से 10 वर्षों से करीब मतलब कोई भर्ती नहीं हुई, उन भर्तियों को कार्य करें। और 3 साल पहले 412 शिक्षक सहायक लगाए थे, ऐसे शिक्षक सहायक से सर बात नहीं बनेगी। इसमें टीचरलेस स्कूल भी है सर, 37 स्कूल है, एक टीचर पे 82, एक टीचर जिसमें स्कूल है वैसे 82 स्कूल है सर। ऐसे सुधार नहीं होएगा, इसलिए सरकार जो है ना इस पे कोई लॉन्ग टर्म वो करे। और इसके साथ साथ सर टीचर की और जो
डीओ डीपीओ जो अधिकारी हैं वो लंबे तौर पे रखें, जिससे कि इसको किसी सोशल ऑब्जेक्टिव से करा जाए। होलिस्टिक अप्रोच इसके लिए सरकार ले, क्या लेगी सरकार नहीं लेगी। जी मंत्री जी। स्पीकर सर, इस सवाल का जवाब पिछली बार भी आया था, अभी 4 दिन पहले भी जब था, मोटा मोटा इस पे सारे पे चर्चा भी हुई थी। और इसमें मैं जो आपने कहा ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है, पिछले देखो 2-3 साल में आपने ध्यान होगा कि आज 16.52% की वृद्धि ये पहली से 5वीं तक में भी हुई है और 12वीं में भी 33.07% की वृद्धि हुई है। ये सही है कि अगर पूरे प्रदेश का हम आंकड़ा देखें तो थोड़ा सा ड्रॉप आउट हुआ है। मान लीजिए 6ठी में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया तो 8वीं में जाके वो निकला है, कुछ ऐसी जगह पे है, मगर आपके यहाँ तो उसमें संख्या बढ़ी है। फिर भी जो आपने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती वाला मामला आया था, उसमें भी मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो नियमानुसार जिन जिन एजेंसियों को चाहे भर्ती करने की बात है, उसकी प्रक्रिया हमारी जारी है, चालू है। और इस नए जो सेशन में जो अभी आएगा, इसमें हम लोगों की ये पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग इस काम को, इस भर्ती को पूरा करवा लेंगे। कम से कम जो कोर्ट के केस वगैरह है उनको छोड़ दें, बाकी जगह पे हम लोगों का पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस बार ये कोई कमी विवाद में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। सर, मेरा आपसे माध्यम से मंत्री जी से ये है, या तो कोई स्पेशल कमेटी बनाई जाए, या माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, इसके लिए उच्च स्तरीय जो कमेटी बनाई जाए, कमिश्नर फरीदाबाद डिवीजन के उसमें लेवल बनाई जाए, जिससे कि बहुत सी चीजें अगर उसमें करेंगे, प्रमोशन के इशू हैं उनके वो है, तो उसमें हो जाएगी, जिससे कि इस चीज के लिए एक अप्रोच तो लगे कि किसी चीज के लिए सरकार जो है गंभीर है। हम हर बार इस बात को सदन में आपके स्पीकर सर, मैंने माननीय सदस्य से 2-4 दिन पहले निवेदन भी किया था कि हम लोग बजट के बीच में भी शायद या इसके तुरंत खत्म होते ही इस सेशन के, मैंने कहा कि मैं स्वयं गुड़गांव में मैंने कहा हम लोग एक बार बैठेंगे और बैठ के इस समस्या के समाधान को करेंगे भी। ये मेरी ऑलरेडी बात हुई है और उसमें जो भी सुझाव आप बेस्ट से बेस्ट मेवात के लिए करेंगे उसको हम लोग मान्य भी करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। ये तो मैं आपको बजट के बीच में मैं कह रहा था कि जिस दिन जाएंगे तो उस दिन बैठेंगे, नहीं तो इसके तुरंत बाद बैठेंगे। ठीक। श्री अर्जुन चौटाला। श्री अशोक कुमार अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 120। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अरोड़ा जी ने जो क्वेश्चन पूछा है कि कुरुक्षेत्र से डांड तक 4 मार्गी मार्ग की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मार्ग को 10 मीटर करके और अभी इसका मजबूतीकरण का कार्य हमारा चल रहा है और जिसपे 60% कार्य पूरा हो चुका है और अप्रैल 26 तक ये कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि पहले तो इसका कोई 4 लेन का कोई विचार नहीं था, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरीके से अभी घोषणा की है कि कैथल डांड कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र लाडवा और रादौर यमुनानगर मार्ग को 4 लेन किया जाएगा, तो अभी तो इसका मजबूतीकरण करके, क्योंकि 4 लेन करने के अंदर वन विभाग की और जमीन भी देनी पड़ती है, वो अगले प्रोसेस करके उसको बाद में बढ़ाया जाएगा। स्पीकर सर, मैं तो जिस मंत्री जी का जो उत्तर था 9 सर्व में देख के हैरान हो गया कि अभी शायद ये क्वेश्चन जब दिया उससे पहले आपने जवाब तैयार कर लिया और मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि बजट स्पीच बाद में आई, तो आज सुधार कर लो। जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा बजट के अंदर आ गई है तो इसको यस सर कहना चाहिए था आपने। जवाब दिया है अभी कि हम इसको, माननीय देखिए, मैं पिछली बार एक मिनट अरोड़ा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय, आया चलो आप बोलो। जी, मुख्यमंत्री जी ने
अपनी बजट स्पीच में कुरुक्षेत्र से कैथल वाया डांड और यमुनानगर कुरुक्षेत्र से 4 लाइनिंग की है, ये उसी का पार्ट है। और मैं तो दूसरे में यही पूछना चाहता हूँ, पहले तो ये क्योंकि मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमेंट है बनेगा, तो मेरी यही है कि ये कब तक बनेगा ये बता दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सीएम साहब ने पिछली बार जो बजट भाषण था उसके अंदर भी इस बात की घोषणा की थी कि हम पूरे प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम करेंगे और 6000 किलोमीटर से ज्यादा का नया कारपेट करने का काम माननीय सीएम साहब ने समम 21 सितंबर को हिसार से इसकी शुरुआत करने का काम किया, जिसमें 9410 किलोमीटर सड़कों पे नया कारपेट करने का काम किया। और इसको भी अभी माननीय सीएम साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है बजट में, तो निश्चित तौर पर बनेगी। अरोड़ा साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक, मैं तो जब तपा रहा तो मंत्री जी मुकर रहे हैं, तो चिंता अभी भी थपथपा आपने ठीक कर दिया। ठीक, चलिए हमें दिया है, ठीक है, ठीक, अभी जो चलिए। बोला था हमें बोला मैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, विरोधाभास आ रहे इस करके नहीं कोई विरोधाभास नहीं, माननीय क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आपके कुशल संचालन में 20 के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, टाइम भी बच रहा है अभी 1 दिन का। हाँ, टाइम बचा हुआ इसलिए क्योंकि सभी प्रश्न टेकअप हो गए। हमारे माननीय सदस्य मोहम्मद इसराइल जी लेट आए थे, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 105 जी, मंत्री जी। 105 है क्या? अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने जवाब दिया है इसमें टेंडरिंग प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है। मैं लगभग 16 महीना से, जब से मैं इस विधान सदन में आया हूँ तभी से मेरी 0 वर्ष में भी डिमांड थी और हजारों लोग 15 किलोमीटर पदयात्रा करके इस रोड के लिए डिमांड करी। लगभग मंडकवाला से लेकर पलवल तक एक्सीडेंट इस रोड पे हर दिन हो रहे हैं। कभी वनीकरण का बहाना है, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात है, लेकिन ये रोड अभी तक इसका, मेरे से पीछे जो एमएलए थे भाई परवीन डागर जी, उनकी भी डिमांड थी और मेरी भी डिमांड है। आखिर इसका कब तक ये पूरा होगा, इसकी कोई समय सीमा तय की जाए, इसके कब तक टेंडर लगा दिए जाएंगे? जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा 9 पलवल सड़क को 4 मार्ग करने के लिए 137.57 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और एनसीआरपीबी ऋण सहायता की योजना के तहत 103.17 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर भी हो चुका है और इसके लिए जो वन विभाग को 26.16 हेक्टेयर यानी 64.64 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसके लिए सरकार जमीन खरीदने के लिए 25.19 करोड़ की डबले भी कर दी है। जमीन मालिकों से कलेक्ट्रेट पर जमीन खरीदने की मंजूरी भी मिल गई है और जमीन खरीदने का कार्य शुरू हो गया है। वन मंजूरी के बाद इस सड़क को 4 लेन बनाने की निविदाएं आमंत्रित की जाएगी और वन मंजूरी का इंतजाम करने में जो समय लगेगा, इसलिए यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने इस सड़क की पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रिपेयर को भी मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दी है और इसकी बीसी करने का काम हम करेंगे। एक लेन इसके ऊपर बिछा देंगे जब तक ये नया ना बने, क्योंकि अभी वन विभाग से मंजूरी आने में बकाया तो एग्जैक्ट समय नहीं बता सकता, लेकिन मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, हम जल्दी से जल्दी इसको करवाने का काम करेंगे। हो जाए, पहले भी लगातार 16 महीना से सर एक ही बात चल रही है। ठीक है, मैं आपके माध्यम से बता समय सीमा तय करा दीजिए। बता दिया। ठीक, मैं सभी माननीय सदस्यों का, सभी मंत्रीगणों का आभार व्यक्त करूंगा कि सबने अपने विषय को संक्षिप्त में रखा, जिसके कारण से सभी 20 प्रश्न जो है वो टेकअप हुए हैं। और जिस प्रकार से समाज के नाते अंत्योदय की बात होती है, तो विधानसभा में तो अंत्योदय में उसी को कहूंगा कि सबको अपनी बात रखने का अवसर मिले
और प्रश्न में जो आखिरी जिसका प्रश्न है उसको भी अपने प्रश्न जो है वो टेकअप करने का मौका मिले, मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। जी, मैं पूरे सदन की तरफ से आपको आज शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये जो नायब सैनी जी की सरकार के सारे मंत्री तैयारी करके आऊंगा जी, बहुत बढ़िया, इस करके जल्दी खत्म हो गया ये, नहीं तो अगर तैयारी ना होती ना। मैं राव साहब का धन्यवाद करूंगा और सबका धन्यवाद करूंगा। नहीं, सूखी नहीं, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। और मैं राव साहब का इसलिए भी आभार व्यक्त करूंगा, मेरे दिमाग से निकल गया था, तो आपने मुझे भी याद दिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान्य अध्यक्ष जी, जी, मान्य अध्यक्ष जी, पर ये सुन लेंगे तो नहीं बचूंगा, दिक्कत आएगी। मैंने बोल दिया, याद नहीं बोलना चाहिए था। जी, मान्य अध्यक्ष जी, मैं भी आपको सालगिरह की बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन भी है कि शाम को भोजन पर अवश्य पधारें, मेरा आग्रह है। हुड्डा साहब जो कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप वो भी अपने एजेंडे में डाल लेना। ठीक है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है और मैं अपनी ओर से भी विशेष रूप से श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खाई शेरगढ़ जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती सावित्री जिंदल विधायक ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 5 एवं 6 मार्च 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार श्री मनमोहन भडाना विधायक ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे कुछ जरूरी घरेलू कार्य होने के कारण आज दिनांक 5 मार्च 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री अनिल विज, माननीय ऊर्जा मंत्री ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे दिनांक 5, 6 एवं 9 मार्च 2026 को सदन की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा शुरू होती है। जी, एक बार एक कॉलोनी के अंदर जी सब मियाँ बीबी के कहीं ना कहीं झगड़े होते थे जी, और कॉलोनी वाले सोचे भाई ये परिवार है कैसा, जिनका कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी सुना ही नहीं, कोई हल्ला कुछ भी नहीं सुना इनके घर में।